हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन का जो हमारा पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, उसका चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू कराने जा रहा हूँ, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसका यूनिट नंबर 3 हम करेंगे। इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सप्लाई। ठीक है, यूनिट 3 का नाम ही सप्लाई है। सो द टर्म सप्लाई का refers to the amount of a good or service that the producers are willing and able to offer to the market at various prices during a given period of time. Three important points apply to supply. पहला, supply refers to what a firm offers for the sale in the market, not necessarily to what they succeed in selling. What is offered may not sold. ठीक है जी। दूसरा, supply requires both willingness and ability to supply. Production cost is often the primary influence on the ability. ठीक है। और तीसरा पॉइंट इससे रिलेटेड क्या है कि सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट. सप्लाई इज identified for a specified period time. The quantity supplied is so much per unit of time, per day, per week या per year कहा जा सकता है. तो अब हम बात करते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, मतलब वो फैक्टर कौन से जो सप्लाई को डिसाइड करते हैं कि सप्लाई कितनी होगी. तो यहाँ मैं एक चीज़ सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि सप्लाई, वी स्टडी सप्लाई फ्रॉम प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है जी। तो इसका मतलब अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो सप्लाई भी आपकी ज़्यादा हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी प्रोड्यूसर क्या करेगा, सप्लाई भी कम कर देगा. ठीक है जी, क्योंकि उसको मार्जिन ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा कहाँ मिलेगा, सप्लाई ज़्यादा करने में, ज़्यादा प्राइस पे के होने के वक्त. ठीक है जी। और दूसरा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. नेचुरली रिलेटेड गुड्स जो भी उन दोनों में से, चाहे वो कंप्लीमेंट्री है प्रोडक्ट या सब्स्टिट्यूट है, जो भी उनको प्रॉफिटेबल लगेगी वो उसी को ही ज़्यादा बेचेंगे. प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, लेस होंगे. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, जो वो कम होगा तभी उसको बनाने का फायदा होगा. सो लेस एट लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, प्रोड्यूसर वांट टू सेल मोर, वो ज़्यादा बेचना चाहेगा. और स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, जब स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़िया होती है तो एफिशिएंसी बढ़ती है, जब एफिशिएंसी बढ़ती है तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी. ठीक है, तो उससे क्या होगा, उनकी कॉस्ट क्या हो जाती है, कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी, जब जिसकी वजह से वो सप्लाई को बढ़ा देगा. ठीक है, और उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेस कम होंगे तो सप्लाई विल इंक्रीज, सप्लाई विल इंक्रीज. ठीक है, और उसे इसका रिवर्स क्या होता है, सब्सिडी ज़्यादा होगी, सप्लाई विल इंक्रीज, सप्लाई भी इंक्रीज होती है. ठीक है जी। तो और एंड वाइस वर्सा, और दोनों का वाइस वर्सा भी हो गया. ठीक है, उसके बाद नेचर ऑफ कंपटीशन एंड साइज ऑफ इंडस्ट्री. नेचर ऑफ कंपटीशन, अगर मोर कंपटीशन है तो लेस सप्लाई करेंगे, क्योंकि मार्जिन कम रहता है, फिर उस केस में लेस सप्लाई है ना, उस केस में कम सप्लाई करेंगे. और मार्केट का साइज बड़ा है, मोर साइज, बिगर साइज ऑफ मार्केट, बिगर साइज ऑफ मार्केट है यदि, तो फिर क्या होगा, फिर सप्लाई इंक्रीज होगी, सप्लाई विल इंक्रीज. और बाकी तो रिवर्स हुआ तो वाइस वर्सा, तो हमें पता ही ये लिखना होता है ना, ये तो ऐसे ही आएगा. फिर एक्सपेक्टेशंस, अगर आने वाले समय में उसको एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस बढ़ने वाला है तो वो आज की डेट में क्या करेगा, सप्लाई को कम कर देगा. ठीक है जी। तो नंबर ऑफ सेलर्स मोर हैं तो सप्लाई विल इंक्रीज, लेस हैं तो सप्लाई विल डिक्रीज. ठीक है जी। उसके बाद बात करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई. सो इट स्टेट्स दैट एज अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड ऑफर्ड फॉर सेल विल इंक्रीज एज द प्राइस ऑफ गुड्स राइजेज एंड डिक्रीज एज द प्राइस फॉल्स. सो जैसे जैसे देखिए प्राइस बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4 5 5 10 15 20 25, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी. तो ये हमारा स्केड्यूल रहेगा, प्राइस के बढ़ने के साथ साथ सप्लाई भी बढ़ती जा रही है. तो ये आपका आ गया सप्लाई कर्व. राइट गाइस, समझ आ गई, चलें आगे. ओके जी। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं मूवमेंट ऑन सप्लाई कर्व, या इंक्रीज या डिक्रीज कैसे होता है. ठीक है जी।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हेन द सप्लाई of a good increases as a result of increase in price, we say that there is an increase in the quantity supplied and there is an upward movement. upward movement कब आएगी? जब प्राइस 5 से 10 हो गया तो upward movement चलेगी ना, तो क्वांटिटी 3 से 5 हो गई. A rise in the market price causes an expansion of supply. There is an upward movement of the supply curve and producer offer more for sale. ठीक है जी. और उसके बाद व्हेन मार्केट प्राइस फॉल्स देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई. कंट्रैक्शन हो जाएगा जब प्राइस कम हो जाएगा. 10 से फिर 5 पे आ गया, यदि ये तो देखिए 10 से फिर यदि 5 पे आ गया तो क्या होगा? सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी, फिर 5 से 3 क्वांटिटी चली जाएगी. सो एज अ प्रोड्यूसर हैव लेस इंसेंटिव टू ऑफर प्रोडक्ट टू द सेल इन द मार्केट. तो इस केस में वो कम करेगा. ठीक है जी. तो ये हम आपको अच्छे तरीके से याद करना है पॉइंट. ठीक है जी. कि प्राइस के बढ़ने से जब क्वांटिटी आपकी बढ़ रही है तो दैट इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई. इंक्रीज इन सप्लाई नट शैल में इसका ये मतलब हुआ ऑन प्राइस के. ठीक है. और दूसरा, यदि प्राइस कम हो रहा और क्वांटिटी भी कम हो रहा है तो क्या आएगा? डिक्रीज इन सप्लाई. ठीक है जी. उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं हम shift in supply curve, increase decrease in supply. When a change in the quantity supplied is a movement change along a given supply curve. A change in supply is a shift of the supply curve. When the supply curve shifts toward right as a result of change in one of the factors that influence the quantity supplied other than the commodity's own price, we say that there is an increase in supply. जैसे इस केस में हो रहा है, ये प्राइस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्वांटिटी है. ठीक है जी. तो अगर सेम प्राइस पे बढ़ रहा है अदर फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से, तो दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई. ठीक है जी. और व्हेन द सप्लाई इंक्रीज शिफ्ट टू राइटवर्ड ऑफर्ड इट सेल प्राइस. ठीक है. व्हेन द फैक्टर अदर देन ओन चेंजेस शिफ्ट सप्लाई कर्व टू शिफ्ट टू द लेफ्ट, वी कॉल डिक्रीज इन सप्लाई. तो ये क्या आ गया आपका? इंक्रीज और ये डिक्रीज. ये बैकवर्ड आ रहा है ना, ये प्राइस, ये वाई, ये एक्स, ये क्यू. ठीक है जी. और होता तो इधर भी इंक्रीज डिक्रीज है, बट इसको हम इधर क्या बोलते हैं आपको पता ना. ठीक है. तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ये एक्सटेंशन हो जाता है. तो ये क्या कहलाता है? एक्सटेंशन. इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन. और ये क्या कहलाता है? कंट्रैक्शन. ठीक है जी. चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. सो द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए गुड टू द चेंज इन इट्स प्राइस. Elasticity of supply is measured by dividing the percentage change in the quantity supplied of a good by the percentage change in its price. That is, percentage change in quantity supplied divided by percentage change in price. ठीक है जी. और उसके बाद चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन क्वांटिटी सप्लाइड को पूरे से डिवाइड कर दो चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस. एंड उसके बाद डेल्टा क्यू अपॉन क्यू एंड डेल्टा पी अपॉन पी. तो ये आ जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी एंड पी इंटू पी अपॉन क्यू आ जाएगा. सो हेयर क्यू इज ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड एंड डेल्टा क्यू चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, पी ओरिजिनल प्राइस एंड डेल्टा पी चेंज इन प्राइस. ठीक है जी. और उसके बाद हम आप बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी. पहले परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब जितना मर्जी प्राइस चेंज हो जाए, ठीक है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, सप्लाई पे कोई चेंज नहीं आता, तो इस केस को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी इज जीरो. दूसरे बात, लेस इलास्टिसिटी सप्लाई. सो यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी कम है और चेंज इन प्राइस ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो लेस देन 1 है. ठीक है जी. और उसके बाद गाइस, ग्रेटर देन 1, प्राइस का चेंज कम है और चेंज इन क्वांटिटी ज़्यादा है, तो वो क्या आ गया? ग्रेटर देन 1. ठीक है जी. और उसके बाद सेम चेंज, जितना चेंज क्वांटिटी में है उतना चेंज ही प्राइस में है, तो क्या आएगा? इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1. और ये Q है, ये P है, तो ये क्या बन गया बच्चे? आपका इन्फिनिटी. कि सेम प्राइस पे भी बहुत नेग्लिजिबल चेंज ऑफ प्राइस में भी सप्लाई चेंज हो रही है, तो वो इलास्टिसिटी क्या बोली जाएगी? इन्फिनिटी. ठीक है जी. उसके बाद
हम आगे बात करते हैं। इन सम केसेस द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई is not constant but varies from the supply curve. Following figures shows in case of an industry with limited capacity of production, low level of quantity supplied, firms respond substantially to changes in price. When there is a small rise in price, the quantity supplied increases more than proportionately. In this region, firms have idle capacity and therefore when price rises, they respond by increase in quantity supplied during the idle capacity available. ठीक है जी। Once firm reach their full capacity, further increase in production is possible only by building new plants and incurring expenses towards this. To induce firms to increase output, price must rise substantially and supply becomes less elastic. तो इसमें ये देखिए, पहले लेस देन 1 है, फिर ऊपर आके ये ग्रेटर देन 1 बन जाएगा। ठीक है, वो ग्रेटर देन 1 बाद में हो रहा है। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, मेजरमेंट ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी। सो द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैन बी कंसिडर्ड विद रेफरेंस टू अ गिवन पॉइंट ऑन द सप्लाई कर्व। ठीक है, on between 2 points on supply curve. When elasticity is measured at a given point of supply curve, it is called point elasticity. Just as a demand, point elasticity of supply can be measured with the help of the following formula. Elasticity of supply is equal to delta Q upon delta P into P upon Q. The supply function क्या बना, Q is equal to, for example ये given है कि Q is minus 100 plus 10P, तो find ES फाइंड करना है जब प्राइस आपका 15 है। तो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन लगी डेल्टा डी क्यू अपॉन डी पी इंटू पी अपॉन क्यू, और यहाँ पे हमारे पास चेंज इन डिफरेंशिएट ऑफ द सप्लाई फंक्शन क्या है 10 और प्राइस 15 है। क्यू इज इक्वल टू -10 को इसको 15 पुट कर दो, क्यू की वैल्यू 50 आ गई। ये एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाइए और इलास्टिसिटी इस केस में कितनी आ जाएगी गाइस, 3 आ जाएगी। ठीक है जी। चलिए अब आर्क इलास्टिसिटी कैसे फाइंड करते हैं। इज द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बिटवीन टू प्राइसेस कैन बी फाउंड आउट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला, दैट इज Q2 माइनस Q1 Q2 प्लस Q1 इंटू P2 प्लस P1 अपॉन P2 माइनस P1, ओरिजिनल प्राइस और उसके बाद का जो चेंज्ड प्राइस है। ठीक है जी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर विल आल्सो इफेक्ट द सप्लाई, मोर है तो सप्लाई बढ़ेगी। ईज ऑफ स्विचिंग, ठीक है, ईज ऑफ स्टोरेज, स्पेयर कैपेसिटी, लेंथ ऑफ द पीरियड ऑफ प्रोडक्शन, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लॉन्ग रन वर्सेस शॉर्ट रन, ये वो फैक्टर्स हैं जो डिटर्मिनेंट्स हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के। ये दोनों अलग अलग होते हैं, सप्लाई के डिटर्मिनेंट फैक्टर और डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को, तो इसलिए इसको ध्यान से भी अंडरस्टैंड करिए आप। आगे हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। The equilibrium price is in a market is determined by the intersection between demand and supply. It is also called the market equilibrium. At this price, the amount that the sellers want to sell. The competitive market equilibrium represents the unique point at which both consumers and suppliers are satisfied with price and quantity. Equilibrium price is also called market clearing price. ठीक है। द डिटर्मिनेशन ऑफ द मार्केट प्राइस इज द सेंट्रल थीम ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, हैंस माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी। द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द कंसेप्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम प्राइस। 5 4 3 2 1 क्वांटिटी डिमांड 6 12 19 25 3 ये, और ये आपकी क्वांटिटी सप्लाइड, और जहाँ पे ये क्वांटिटी और डिमांड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा क्या आएगा, इक्विलिब्रियम का प्राइस। ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस आया, बाकी अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, तो ये इसका डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है। ठीक है जी, समझ आ गए बच्चे। चलें आगे। ओके, सो अब हम आगे डिस्कस करते हैं लास्ट पोर्शन इसका, मार्केट इक्विलिब्रियम एंड सोशल एफिशिएंसी। सो सोशल एफिशिएंसी रिप्रेजेंट्स द नेट गेन टू द सोसाइटी फ्रॉम ऑल एक्सचेंजेस दैट आर मेड इन अ पर्टिकुलर मार्केट। इट कंसिस्ट ऑफ 2 components, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। एज वी नोट दैट द कंज्यूमर सरप्लस इज ए मेजर ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर। ठीक है जी। देयर इज अ वेलफेयर गेन टू प्रोड्यूस एज वेल एज दे पार्टिसिपेट इन अ मार्केट, नेमली प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है जी। सो प्रोड्यूसर सरप्लस इज अ बेनिफिट डिराइव्ड बाय द प्रोड्यूसर्स फ्रॉम द सेल ऑफ अ यूनिट अबव एंड बियॉन्ड देयर कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट यूनिट।
दिस अकर्स when price they receive in the market is more than the minimum price at they which would be prepared to supply. It is represented by the area above the supply curve and below the price line. तो गाइज इसी के साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।